गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो आज हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारा फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का। इसमें हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहली डेफिनेशन जो आती है, सबसे पहली जो डाउट आती है कि सॉल्यूशन क्या होता है, कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कुछ बुक्स में बेटे सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। कुछ बुक्स इसे ट्रू सॉल्यूशन भी लिखती हैं। तो चाहे सॉल्यूशन बोलें चाहे ट्रू सॉल्यूशन, बात एक ही हमें समझना है। तो सॉल्यूशन के बारे में अगर हम पूछें तो क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सीधा सा आपको मतलब बताना है कि इट इज होमोजेनस मिक्सचर। इट इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स। तो सॉल्यूशन की हमारी डेफिनेशन है कि इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। ये क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। यहाँ पे हमने दो लाइन को अंडरलाइन किया है, दो वर्ड्स को। तो इन वर्ड्स का मतलब समझिए। सबसे पहले क्या है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस क्या होता है सबसे पहले ये समझिए। थोड़ा अगर हम बैक में जाएँ अपना, हम ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अपने 9th और 10th की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा होमोजेनस मिक्सचर एंड दूसरा इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो अगर हम होमोजेनस मिक्सचर की बात करें तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है विच इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड, विच इज कंप्लीटली, जो कंप्लीटली मिक्स हो जाए, कंप्लीटली मिक्स, जो कंप्लीटली मिक्स हो जाए उसे हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। कंप्लीटली मिक्स का मतलब ये है कि हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड आफ्टर मिक्सिंग। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। समझ रहे बात को? तो क्या है कि होमोजेनस मिक्सचर हमारा वो मिक्सचर है जिसे हम एक बार मिलाने के बाद सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने हेट्रोजेनस मिक्सचर की। तो अगर हम हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करें तो विच इज नॉट कंप्लीटली मिक्स, इसे क्या कहते हैं? विच इज नॉट कंप्लीटली मिक्स, जो पूरी तरह से ना मिल पाए। ऐसे सभी मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजेनस मिक्सचर। यानी कि हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इट कैन बी सेपरेटेड, इट कैन बी सेपरेटेड। हम इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो होमोजेनस का एग्जाम्पल जो है, जैसे हमारा शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन। अगर दूसरा एग्जाम्पल उठाएं तो साल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन। तो ये कुछ ऐसे सॉल्यूशन है बेटे, इन्हें आप एक बार मिलाने के बाद कभी अलग नहीं कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। अगर हम हेट्रोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है सैंड प्लस वाटर का, सैंड प्लस वाटर का। तो अच्छा एक चीज़ देखिए, हेट्रोजेनस मिक्सचर कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, मतलब इन्हें हम अपने सेपरेट कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को देखिए और समझिए, क्या आप सैंड प्लस वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम एक बीकर में सैंड प्लस वाटर का सॉल्यूशन लें तो आफ्टर सम टाइम सैंड नीचे पूरी बॉटम में बैठ जाएगी, वाटर बॉटल अलग होगा, फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम इसे अलग कर सकते हैं। तो आपने कुछ टेक्निक सुनी होंगी कि फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, these are some techniques which are used for the separation of heterogeneous mixture। heterogeneous mixture को सेपरेट करने के लिए ही हम इन टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। बाकी होमोजेनस मिक्सचर को हम सेपरेट तो कर सकते नहीं। तो ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जो होमोजेनस मिक्सचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ आपका बैक का पोर्शन था जो आप 9th और 10th की क्लास में पढ़ते हैं। तो अब हम अगर अपने सॉल्यूशन की डेफिनेशन पे आ जाएं तो अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि सॉल्यूशन इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब ये है कि कंप्लीटली मिक्स हो रहा है, इसे हम फिर सेपरेट नहीं कर सकते फर्दर। अच्छा, दूसरी चीज इसमें अंडरलाइन हमने की थी कि नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या है? नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स का मतलब ये है
कि जो हम कंपोनेंट्स जिससे सॉल्यूशन अपना बना रहे हैं वो कंपोनेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करें। ऐसा ना हो कि वो कंपोनेंट्स हमारे आपस में मिलाने के बाद एक केमिकल रिएक्शन कर दें और केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बन जाए, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एक नया प्रोडक्ट मिल जाता है, वो जो हमारे रिएक्टेंट थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। तो ऐसा हमें कोई सॉल्यूशन नहीं बनाना है, इस तरह के हमें कंपोनेंट्स नहीं लेने हैं अपने सॉल्यूशन को बनाने के लिए कि केमिकल रिएक्शन हो जाए और एक नया प्रोडक्ट बन जाए। तो इस तरह के कंपोनेंट्स हमें अपने सॉल्यूशन में नहीं लेने हैं। तो अब हम अगर कंप्लीट डेफिनेशन को एनालाइज करें सॉल्यूशन की, तो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स। ये हमारी सॉल्यूशन की डेफिनेशन थी। अब हम अगर बात करें कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो बेटे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के। सब लोग हम जानते हैं कि सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट। तो हमारे 2 कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के, एक तो सॉल्यूट एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो सॉल्यूट एक वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, विच इज डिसॉल्व्ड। जिस कंपोनेंट को हम सॉल्यूशन बनाने के लिए डिसॉल्व करते हैं, विच इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में जिस कंपोनेंट को हम डिसॉल्व करते हैं वही कंपोनेंट हमारा सॉल्यूट कहलाता है। समझे इस बात को? मतलब सॉल्यूट किसे कहते हैं? जो चीज हम मिला रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए, जो एडिशनल बाहर की चीज हम मिला रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। अब अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड। सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट क्या है? जिसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, मतलब जिस चीज में हम अपने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के बारे में आप समझ गए होंगे कि इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड विच इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो दीज आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। आफ्टर दैट दिस इज द बेसिक डेफिनेशन एंड अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको नए प्रॉब्लम की तरह ले जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर हमें ये तो पता चल गया कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है? तो अब अगला हमारा जो स्टेप है उस स्टेप में हम ये फाइंड आउट करेंगे, ये डिटरमाइन करेंगे कि किस तरह से हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिटरमाइन कर सकें किसी भी सॉल्यूशन में। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारी हाउ टू डिटरमाइन solute and solvent in a solution. How to determine solute and solvent. तो solute and solvent को हम किस तरह से डिटरमाइन करें, ये हमारा नेक्स्ट टास्क है। तो देखिए बेटे, इसमें 2 रूल हम पढ़ेंगे किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिटरमाइन करने के लिए किसी सॉल्यूशन में। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है वो समझिए आप। फर्स्ट रूल हमारा ये है कि जैसे हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें 2 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट कंपोनेंट की जो स्टेट है वो सॉलिड है और सेकंड कंपोनेंट जो हमने लिया वो लिक्विड स्टेट में ले लिया, और इससे बनने वाला जो हमारा सॉल्यूशन है वो भी हमारा लिक्विड है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा हमारा सॉल्यूट है और कौन सा हमारा सॉल्वेंट है। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, वो रूल ये है, ध्यान से समझिएगा रूल क्या है। रूल ये बोलता है कि जिस स्टेट में हमारा सॉल्यूशन है, हमारे सॉल्यूशन की जो स्टेट है वही स्टेट सॉल्वेंट की होने वाली है। ये 100% कंफर्म है कि जो हमारी स्टेट सॉल्यूशन की होगी वही स्टेट किसकी होगी? सॉल्वेंट की होगी। तो हमारे सॉल्यूशन की जो स्टेट है वो क्या है? वो लिक्विड है। तो अब ये जो 2 कंपोनेंट हैं इनमें जो लिक्विड है वही हमारा क्या है? सॉल्वेंट। तो रूल नंबर 1 यही कहता है कि जो सॉल्यूशन की स्टेट होती है वही सॉल्वेंट की स्टेट होती है। तो इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि सॉल्वेंट हमारा कौन सा होगा। अब सेकंड रूल देखिए, सेकंड रूल क्या बोलता है? सेकंड रूल ये बोलता है, अच्छा सेकंड रूल की आवश्यकता कब पड़ी, क्यों पड़ी, ये चीज समझिए।
देखिए अगर हमने दो कंपोनेंट कुछ इस तरह से लिए, जैसे लिक्विड प्लस लिक्विड, इन दो कंपोनेंट से हमने एक सॉल्यूशन बनाया, और जाहिर सी बात है कि अगर हम इन दोनों कंपोनेंट्स को यूज करेंगे तो जो बनने वाला हमारा सॉल्यूशन होगा उसकी भी स्टेट लिक्विड हो जाएगी, नो डाउट। तो अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रूल है वो तो फेल हो गया, क्योंकि फर्स्ट रूल तो ये बोलता था जो स्टेट हमारे सॉल्यूशन की होगी वही स्टेट हमारे सॉल्वेंट की होगी, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट है सॉल्यूशन की वो लिक्विड है और हमारे जो दोनों कंपोनेंट हैं वो भी लिक्विड है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि हमारे दोनों ही सॉल्वेंट होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। कंपोनेंट्स दो होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इनमें से एक सॉल्वेंट है एक सॉल्यूट है। तो अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट रूल फेल हो गया। तो जब इस कंडीशंस में हम ट्रैप हो जाते हैं, जब इस टाइप की कंडीशन में हम ट्रैप हो जाएं कि हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की ही स्टेट लिक्विड है या सेम स्टेट होनी चाहिए और वही सॉल्यूशन की भी स्टेट है, तो हम यहाँ फर्स्ट रूल नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए अनदर रूल है। अनदर रूल ये है कि जो चीज मोर अमाउंट में होगी, विच इज इन मोर अमाउंट, जो मोर अमाउंट में होगी वही हमारी क्या होगी, सॉल्वेंट। तो सेकंड रूल हमारा ये है कि जब दोनों ही स्टेट कंपोनेंट की सेम हो और हमें सॉल्वेंट के बारे में पता करना हो तो फिर हम अमाउंट को देखेंगे कि जिसका अमाउंट, जिस कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा होगा वही कंपोनेंट हमारा क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंट। तो ये सब कुछ हमारा कंपोनेंट्स को डिसाइड करने का तरीका था कि हाउ टू डिटरमाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नाउ अच्छा, इस कॉन्सेप्ट, ये जो हमने रूल बताए हैं, इस रूल को देखते हुए आईआईटी ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। उनमें से हम एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल ये था, आईआईटी का सीधा क्वेश्चन आया था कि डिटरमाइन, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप आईआईटी जैसे क्वेश्चंस आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो डिटरमाइन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बस इतना सा क्वेश्चन था, डिटरमाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्वेश्चन देखिए क्या था ध्यान से। उसने दो स्टेटमेंट लिखे थे। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये था कि 9 मोल्स ऑफ वाटर, 9 मोल्स ऑफ H2O एंड 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH। फर्स्ट आपको उसने सॉल्यूशन ये दिया। सेकंड स्टेटमेंट में उसने अनदर सॉल्यूशन दिया, उसमें उसने क्या किया कि 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड 9 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो क्वेश्चन ये था और बस इसमें ये पता करना था डिटरमाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर हम अपने रूल 2 को यूज करते हुए अगर इस क्वेश्चन को करें तो साफ नजर आ रहा है कि वाटर का अमाउंट हमें यहाँ ज्यादा दिखना है। तो फर्स्ट वन में क्या होगा कि वाटर हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। एंड इथाइल अल्कोहल C2H5OH हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। समझ रहे हो बात को। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, अब देखिए सेकंड स्टेट में उसने कंफ्यूज करने के लिए डाटा दिया था। उसने कुछ नहीं किया, बस डाटा को इंटरचेंज कर दिया। अब 2 मोल्स वाटर कर दिया और 9 मोल्स इथाइल अल्कोहल कर दिया। तो इस केस में मोर अमाउंट किसका है, इथाइल अल्कोहल का, क्योंकि वो 9 मोल्स है। तो यहाँ पे जो हमारा इथाइल अल्कोहल हो जाएगा इस सॉल्यूशन में वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और वाटर अब हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब यहाँ पे एक नोट आपको हमें बताना जरूरी है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक सॉल्यूशन बताया वाटर प्लस शुगर का, शुगर नहीं, वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल बनाइए C2H5OH। इसका जो सॉल्यूशन बना और उसने बोला कि 5 मोल्स हम वाटर का ले रहे हैं और सेम अमाउंट 5 मोल्स ही हम किसके ले रहे हैं, इथाइल अल्कोहल के। अब यहाँ पर तो थोड़ा डाउट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो रूल 2 लगा के अपना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिटरमाइन करते थे, बट यहाँ पर जो रूल 2 है वो भी नहीं लग पाएगा, बिकॉज अमाउंट तो दोनों का सेम ले रहे हैं। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस कंडीशन के लिए क्या है कि जब भी आपकी मोल्स बराबर दिए जाएं तो आप वेट को कैलकुलेट कर लीजिए। जब मोल से आप ना निकाल पाए तो वेट को कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब वाटर का 5 मोल्स के अकॉर्डिंग क्या वेट होगा। तो वेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मोल इंटू मोलर मास, वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। तो मोल हमारे 5 है, मोलर मास वाटर का 18 है, तो 90 ग्राम हो गया वाटर यहाँ पर। सेकंड केस में अगर यहाँ हम बात करें तो वेट होगा 5 इंटू मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल 46 आई थिंक होता है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें
230 ग्राम, 5 6 33, 5 4 20 23, 223 ग्राम। तो अब यहाँ पर मोल्स तो सेम थे हमारे, लेकिन हमने वेट को देखा तो वेट अब किसका ज्यादा आ रहा है, वेट आ रहा है C2H5OH का ज्यादा है, मतलब इथाइल अल्कोहल का वेट ज्यादा आ रहा है। तो इस केस में जब मोल्स सेम है तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, इथाइल अल्कोहल।